मुझसे शादी करो, मेरे बच्चे के डैड बनो, मेरी ढाल और मेरी तलवार बनो। क्या मजाक है? क्या मैं ऐसा आदमी दिखता हूं जो किसी और का छोड़ा हुआ अपनाए? पहले 5 मिलियन दो, हर महीने 30,000 का अलाउंस, कंपनी में प्रमोशन और सैलरी बढ़ाओ, और जब सब खत्म हो जाए तो मुझे 10 मिलियन और देना। आदमी के घुटनों की भी कीमत होती है, और आज उन्हें कैश कराने का सही मौका है। चलिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं अभी, इसी वक्त। मेरी खूबसूरत फीमेल बॉस शेन शुयाओ शेन ग्रुप की मौजूदा प्रेसिडेंट, वह प्रेग्नेंट थी। शादी से पहले प्रेगनेंसी, एक फीमेल प्रेसिडेंट के लिए यह बहुत बड़ा स्कैंडल था। मुझसे शादी करो, मेरे बच्चे के डैड बनो। कमाल का ट्विस्ट था, यानी मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा था। कोई किसी को इस तरह भी इस्तेमाल करता है क्या? पहले तुम्हें 5 मिलियन एडवांस दूंगी, शादी के बाद हर महीने 30,000 का अलाउंस मिलेगा, कंपनी में प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जब सब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें 10 मिलियन और दूंगी। वैसे तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए एक बार स्वाद चख ही लेता हूं। मुझे आखिर करना क्या होगा? दूसरों के सामने हम हस्बैंड और वाइफ होंगे, अकेले में सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय। ये सब कितने समय तक चलेगा? जब बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा तब तुम्हें जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। पढ़ाई? बच्चे आमतौर पर 3 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करते हैं, यानी लगभग 4 साल। 1-2 मिलियन नहीं, इतना पैसा कमाने में शर्म कैसी? चलिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं अभी। बॉस, ऐसे मत खड़ी रहिए, हमें पैसा कमाने से मत रोकिए, जल्दी कीजिए। सिविल अफेयर्स ब्यूरो 4 बजे बंद हो जाता है। उसी दोपहर हम सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचे। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहीं हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बन गया। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकलते ही मैंने अपने बैंक अकाउंट में आए अतिरिक्त 5 मिलियन का बैलेंस देखा तो मेरे होंठ ऐसे फैल गए जैसे अचानक किसी चमड़े के जूते की मुस्कान निकल आई हो। मेरे साथ चलो। जी बॉस। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और लगभग समझ गया कि यह शेन ग्रुप की तरफ से आयोजित एक फैमिली गैदरिंग थी। यहाँ मौजूद लोग या तो शेन परिवार के सदस्य थे, या ग्रुप के मुख्य अधिकारी, या फिर बिजनेस पार्टनर। लेकिन सवाल यह था कि शेन शुयाओ मुझे यहाँ क्यों लाई थी। सब लोग ध्यान दीजिए, मैं आप सबसे अपने हस्बैंड जियांग हाउ का परिचय कराना चाहती हूँ। हमारी शादी हो चुकी है। आज दोपहर ही हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, और मैं प्रेग्नेंट हूँ। बच्चा इन्हीं का है। मैं स्टेज पर खड़ा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरे चेहरे का भाव बिल्कुल सामान्य रहे। अब मुझे सब समझ आ चुका था। आज से पहले उनके अफेयर, प्रेगनेंसी और शादी को लेकर जितनी भी अफवाहें थीं, उन सब का अंत मुझ पर आकर होना था। सच में कोई भी इतना पैसा बिना वजह नहीं देता। पैसे मिलते ही उन्होंने मुझे काम पर लगा दिया। मानना पड़ेगा, इस बॉस के पास दिमाग था। मेरा साथ दो, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। माहौल बेहद अजीब हो गया था। किसी ने पूछा, तुम और शुयाओ आखिर मिले कैसे? ओह नहीं, हमने पहले से कोई जवाब तैयार ही नहीं किया था। अब मुझे मौके पर ही कहानी बनानी थी। चेयरमैन शेन, अंकल शेन, क्या आपने कभी शुयाओ को नशे में देखा है? करीब 6 महीने पहले शुयाओ मुझे एक बिजनेस कॉकटेल पार्टी में लेकर गई थी। वहां कुछ अमीर लड़कों ने जानबूझकर हमें बार बार ड्रिंक पिलाई। जब हम किसी तरह वहां से निकले तब तक शुयाओ बुरी तरह नशे में थी। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें होटल के कमरे तक लेकर गया, और उसके बाद असली तमाशा शुरू हुआ। शुयाओ खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें उल्टी होने लगी। वैसे तो इसमें कुछ अजीब नहीं था, लेकिन शुयाओ की उल्टी बिल्कुल अलग थी। कभी वह फव्वारे की तरह लहरों में निकलती, कभी फूलों की पंखुड़ियों की तरह चारों तरफ फैल जाती, यहां तक कि एक ही समय में कई दिशाओं में भी जा रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा अजीब नज़ारा कभी नहीं देखा था। उसके आखिरकार शांत होने पर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने नया तमाशा शुरू कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे, इतनी खूबसूरत लड़की कभी खिड़की की चौखट पर चढ़ जाती तो कभी टॉयलेट पर उछल कूद करने लगती। अच्छी बात यह थी कि मैं वहां था नहीं, तो मुझे सच में लगता है कि वह अपनी जान गंवा बैठती। ये आधी रात तक जाकर वह आखिरकार सोई। पूरा कमरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हालत ऐसी थी कि उसकी बदबू से कोई भी बेहोश हो जाए। आधी रात को मैं एक सफाई वाली आंटी को ढूंढ कर लाया और उन्हें 200 युआन का लाल लिफाफा दिया। तब जाकर उन्होंने शुयाओ के कपड़े बदले और पूरा कमरा साफ किया।
सच कहूँ तो उस रात मेरा सारा समय उसकी हरकतें संभालने में ही निकल गया। सबसे गुस्से वाली बात तो यह थी कि अगले दिन उन 200 युआन का जिक्र तक नहीं किया। ऊपर से मुझे पैसे भी वापस नहीं दिए। इतनी खूबसूरत लड़की है, बस अफसोस मुंह बहुत तेज है। बेटा तुम बड़े दिलचस्प हो, तुम दोनों बस ऐसे ही खुशी से साथ रहना। धन्यवाद अंकल शेन। लगता है वो 200 युआन अब कभी वापस नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी खर्चा बेकार नहीं गया। मानना पड़ेगा आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा ही बेखौफ हो गया हूँ। मैंने तो अपनी फीमेल बॉस को भी छेड़ना शुरू कर दिया था। पिछली बार शेन परिवार के पुराने घर में हुई डिनर पार्टी के बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। कंपनी में मुझे प्रेसिडेंट का पर्सनल लाइफ असिस्टेंट बना दिया गया। मेरा अपना प्राइवेट ऑफिस था और कोई तय काम भी नहीं था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं शेन शुयाओ के साथ एक अलग विला में रहता था। घर के सारे काम करने के लिए अलग से नैनी थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन रात में जो काम शेन शुयाओ खुद आसानी से नहीं कर पाती थी, उनकी देखभाल मुझे करनी पड़ती थी। कभी चाय देना, कभी पानी देना, कभी पूरी रात उनके बिस्तर के पास जागना। बाद में तो उन्हें बाथरूम ले जाना, नहलाना, कपड़े बदलवाना, सब कुछ मैं ही करने लगा। धीरे धीरे शेन शुयाओ मेरी मौजूदगी की आदी हो गई। यहाँ तक कि हमारे बीच होने वाला शारीरिक संपर्क भी उन्हें सामान्य लगने लगा, और इसी वजह से मेरा साहस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन दिनों कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का सालाना हिसाब किताब चल रहा था। शेन शुयाओ कई दिनों से लगातार ओवरटाइम कर रही थी। शेन के डैड, शेन की मॉम और मैं तीनों बारी बारी से उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहते रहे, लेकिन उनका हर बार एक ही जवाब होता, बस ये कुछ दिन और। कुल मिलाकर वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? थोड़ा आराम करो, बाहर घूमने चलते हैं। मुझे परेशान मत करो, बाहर निकलो। ज़रा अपना चेहरा तो देखो कितना पीला पड़ गया है। थोड़ा आराम करो, बाहर घूम कर आते हैं। मुझे छोड़ो, बदतमीज़। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, और मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। फिर कौन सी अच्छी बॉस शराब पीकर छोटी सी कछुए की तरह उल्टियाँ करती है। चलो आज मैं तुम्हारे बेबी बम्प को थोड़ी धूप और ताज़ी हवा दिखाने ले जा रहा हूँ। अच्छे से सहयोग करना, नहीं तो अगली बार तुम्हारे मॉम डैड को बुला लूंगा। क्या देख रही हो? तैयार हो जाओ, चलते हैं। शहर के बाहर वाले पार्क में शेन शुयाओ घास पर बिछी चटाई पर लेटी लेटी सो गई। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। मानना पड़ेगा शेन शुयाओ सचमुच बहुत खूबसूरत थी। नाजुक नैन नक्श गोरी त्वचा और प्रेग्नेंट होने के बावजूद लंबा और बेहद आकर्षक फिगर। मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसी औरत के बारे में सोचना भी मेरे बस की बात नहीं थी। मैं चुपचाप उठा और आसपास यूं ही टहलने लगा। तभी मेरी आंखें चमक उठी। कमाल की फिशिंग स्पॉट। धूप भी थी, हवा भी नहीं थी, किनारा उथला था और आसपास कोई इंसान भी नहीं था। जल्दी आओ, लोकेशन भेजो। अभी भेज रहा हूं। मैं यह सब जानबूझकर शेन परिवार को खुश करने के लिए नहीं कर रहा था। आखिर मैं यहां पैसे कमाने आया था। अगर बॉस के परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ जाए तो उसमें बुरा ही क्या था। शाम ढलते ढलते शेन शुयाओ की आंख खुली। अब खुश हो? चलो वापस कंपनी चलते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। कौन सी कंपनी? आज हम सीधे घर जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें बाहर लेकर आया हूं। अब किसी भी हालत में तुम्हें वापस जाकर ओवरटाइम नहीं करने दूंगा। शाम होने लगी थी। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और हवा तेज चलने लगी। हवा में शेन शुयाओ के रेशम जैसे काले बाल लहरा रहे थे। मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हुआ, उनके बालों को समेटकर ऊपर बांधा और उनमें फूलों से बना एक हेयर पिन लगा दिया। यह हेयर पिन मैंने खुद रास्ते में तोड़े हुए फूलों से बुना था। शेन शुयाओ के गोरे गालों पर हल्की सी गुलाबी लाली छा गई। उस शाम मैं जो ताज़ी जंगली सब्जियां लेकर आया था, उन्हें देखकर शेन की मॉम बहुत खुश हुई और उन्होंने खुद क्रूसिन कार्प और जंगली सब्जियों का सूप बनाया। लेकिन मछली शेन के डैड ने नहीं पकड़ी थी। वह तो घर लौटते समय रास्ते से खरीदी गई थी। आधे साल से भी ज्यादा समय बाद शेन शुयाओ ने पूरे 9 महीने पूरे होने पर एक बच्ची को जन्म दिया। कम से कम 15 मिलियन की कीमत वाली वह नन्ही बच्ची इस दुनिया में आई। उसका नाम रखा गया शेन वाननिंग, और मेरी जिंदगी एक पोटी से सने हुए बच्चे की देखभाल करने वाले चरण में प्रवेश कर गई। इंसानी बच्चे की देखभाल करते करते दिन कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब छोटी शेन वाननिंग किंडरगार्टन जाने वाली थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरा आखिरी पेमेंट मिलने का दिन भी करीब आ चुका है।
डैडी मॉम मुझे परेशान कर रही हैं, मॉम मुझे परेशान कर रही है। भागो मत, कल से तुम्हें किंडरगार्टन जाना है। निंग निंग डरो मत, डैडी मॉम को डांटेंगे। ठीक है, ये तुम तो इसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। मॉम डैड का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें पुराने घर बुलाया है। ठीक है चलते हैं, पहले इसके कपड़े बदल दो। ज़रूरत नहीं, तुम्हारे मॉम डैड इसे ऐसे ही देखेंगे तो समझेंगे कि यह कितनी प्यारी डैडी। क्या दादाजी के घर में कैंडी है? हाँ है, लेकिन वहाँ पहुँचकर दादाजी की पूरी कैंडी की बोतल खाली मत कर देना। चलो, 3 साल 15 मिलियन का आखिरी पेमेंट अब मेरे अकाउंट में आने ही वाला था, लेकिन न जाने क्यों अब मुझे लगने लगा था कि मैं यह पैसा लेना ही नहीं चाहता। आधे घंटे बाद हम तीनों शेन परिवार के पुराने घर पहुंच गए। लिविंग रूम में एक अजनबी आदमी बैठा शेन के डैड और शेन की मॉम के साथ चाय पीते हुए बातें कर रहा था। शुया, बहुत दिनों बाद मिले, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आखिर निंगनिंग का असली डैड मैं हूँ। बकवास, निंगनिंग जियांग हाओ की बेटी है। शुयाओ, खुद को धोखा मत दो। बच्चा किसका है ये डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। ओह, तो आखिर बच्चे का असली बायोलॉजिकल फादर आ ही गया। अब जाकर कहानी में असली मजा आया, वही सस्ती वेब नॉवेल वाला जाना पहचाना ड्रामा। आखिर मामला क्या है? मुझसे मत पूछो, ऐसे कचरे से तुम्हारा हस्बैंड निपटेगा। डरो मत। अरे मैं तुमसे बेकार में बातें ही क्यों कर रहा हूं? अरे सिक्योरिटी, कोई है? इस आदमी को पकड़कर नीचे दबाओ। बोलो डैडी सुना? ये किससे डैडी बुला रही है? मैं इसका डैडी हूं, ये मेरे डैडी हैं। और तू आखिर है कौन? यहां इतना अकड़ कर चला आया। आज अगर मैंने तेरा पीला पानी नहीं निकाल दिया तो समझ लेना तेरी किस्मत अच्छी है। गालियां देते और लात मारते हुए मैं उसे बाहर तक ले गया। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने मुझे रोका तक नहीं। शेन के डैड आराम से चाय का कप हाथ में लेकर तमाशा ऐसे देख रहे थे जैसे मूंगफली खा रहे हों। शेन की मॉम निंगनिंग को प्यार से चुप करा रही थी और शेन शुइयाओ लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में कुछ अलग सा भाव था। 1 मिनट उनकी आंखों में वह नजर आखिर किस बात की थी? शेन परिवार के पुराने घर का यह तमाशा आखिर खत्म हुआ। एक्स बॉयफ्रेंड को बाहर फेंक दिया गया। निंगनिंग आज रात दादी के साथ सोओगी? हाँ। दादाजी मुझे कहानी सुनाएंगे? ठीक है, दादाजी तुम्हें कहानी सुनाएंगे। उस रात निंगनिंग वहीं रुक गई। मैं और शेन शुयाओ साथ में कार से वापस लौटने लगे। मैं कार की खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते नज़ारों को देखता रहा और शेन परिवार के पुराने घर में हुई सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। निंगनिंग अब 3 साल की हो चुकी थी और उसे बातें याद रहने लगी थी। क्या अब हमारा समझौता खत्म नहीं हो जाना चाहिए? मैं सब इंतजाम कर दूंगी। विला लौटने तक नैनी डिनर तैयार कर चुकी थी। आज इतनी सारी बातें हो गई थीं कि मेरा पहले से ही खाने का मन नहीं था, लेकिन शेन शुयाओ ने खुद एक बोतल रेड वाइन खोली, 2 वाइन ग्लास निकाले और चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उनके बेचैन चेहरे की तरफ देखा। चलो एक ड्रिंक ही सही, शायद दिमाग शांत हो जाए और मैं अपने विचार ठीक से सुलझा सकूं। हमारे बीच बात करने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। हम बस चुपचाप पीते रहे। एक के बाद एक रेड वाइन के ग्लास खाली होते गए। रात और गहरी होती गई। धीरे धीरे हमारी चेतना धुंधली होने लगी। फिर आगे क्या हुआ जो समझते हैं वे समझ ही गए होंगे। अगली सुबह मैं और शेन शोयाओ आमने सामने बैठकर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। कल रात तुम्हारा मतलब क्या था? मैं तलाक नहीं चाहती, बस इतना ही। क्या कहीं यह बॉस अब अपना वादा तो नहीं तोड़ने वाली? इसका क्या मतलब है? वादा किए हुए 10 मिलियन नहीं देने का इरादा है क्या? पैसे पूरे दिए जाएंगे जैसा तय हुआ था। इसकी चिंता मत करो बॉस, सुबह सुबह इतनी सांस रोककर मत बोला कीजिए, दिल के लिए अच्छा नहीं होता। हम सचमुच के हस्बैंड और वाइफ बन सकते हैं। मैं तुम्हें पहले की तरह पैसे देती रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा भी पैदा कर सकती हूं ना? क्यों? निंग निंग और मेरे मॉम डैड दोनों तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। शेन शुयाओ की यह बात सुनकर मैं कुछ देर सोच में पड़ गया और उनके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने लगा। फिर भी मैं तलाक पर ही अड्डा रहूंगा। सच कहूं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। पिछले 4 सालों से हम साथ रह रहे हैं, लेकिन इन 4 सालों में हमारा रिश्ता सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का था।
मैंने जो कुछ किया वह हमारे असली कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसलिए हम दोनों के मन में एक दूसरे की अच्छी छवि बन गई। लेकिन अगर हम सचमुच के हस्बैंड और वाइफ बन गए तो हमारे साथ आने वाली जिम्मेदारियां और फर्ज कई गुना बढ़ जाएंगे, और मेरी साधारण जिंदगी उस सारी खूबसूरत तस्वीर को तोड़ देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी काबिलियत की परवाह नहीं है। शेन शुयाओ, हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। सच में हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। तुम्हारा बचपन घुड़सवारी, स्कीइंग और पियानो सीखते हुए बीता। मेरा बचपन चिड़ियाओं पकड़ने, मछलियां पकड़ने और खेतों में खेलने में बीता। पिछले कुछ सालों तक मैं तुम्हारे साथ इतना बेफिक्र इसलिए रह पाया क्योंकि मुझे तुम्हें खोने या पाने का कोई डर नहीं था। लेकिन अगर हम सचमुच के पति पत्नी बन गए तो हमारे बीच का इतना बड़ा फर्क आखिरकार सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो निंगनिंग का क्या होगा? वह तुम्हें इतना पसंद करती है। वह अब भी छोटी है। मैं धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर हो जाऊंगा। कुछ समय बाद वह मुझे भूल जाएगी। जब बातें इस हद तक पहुंच ही गईं तो उसी सुबह हम दोनों रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए और तलाक की अर्जी जमा कर दी। नियमों के अनुसार हमारे लिए 1 महीने का डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो गया। अगले कुछ समय तक मैंने जानबूझकर निंगनिंग की जिंदगी में अपनी मौजूदगी कम कर दी ताकि शेन शुयाओ और उनके मॉम डैड उसके साथ ज़्यादा समय बिता सकें। 1 महीने बाद डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया। तलाक वाली विंडो पर मैंने सारे दस्तावेज स्टाफ को दिए और प्रक्रिया शुरू हुई। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं? नहीं, मैं तलाक नहीं चाहती मिस चेन। हमने पहले ही सब कुछ साफ साफ तय कर लिया था, है ना? मैं तलाक नहीं लूंगी। जिद मत कीजिए, मैं तलाक नहीं लूंगी। माहौल वहीं पर जम सा गया। वातावरण और भी ज्यादा असहज होता चला गया। तभी जब मेरी घबराहट के मारे पसीना निकलने ही वाला था, एक नन्ही सी परछाई अचानक दौड़ती हुई आई और मेरी टांग से लिपट गई। वह निंगनिंग थी। डैडी, क्या अब आपको मैं नहीं चाहिए? डैडी, तलाक मत लो, मत जाओ। मुझे डैडी चाहिए। डैडी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया और शेन शुयाओ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। नन्ही बच्ची के रोने और जिद करने से आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। इतनी खूबसूरत वाइफ और इतनी प्यारी बच्ची होने के बाद भी तलाक ले रहा है। जरूर बाहर कोई और औरत होगी। यह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखते ही देखते मैं अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ने वाला घटिया आदमी बन चुका था। मैडम, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? नियमों के अनुसार वाइफ की प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड तलाक की अर्जी नहीं दे सकता। आपकी डिवोर्स एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। धत्तेरे की, आखिरकार हमारा तलाक नहीं हो पाया। मैं शेन शुयाओ को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी कार गैरेज से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि अचानक एक दूसरी कार पूरी रफ्तार से हमारी तरफ आ गई। 3 दिन बाद मेरी आंख अस्पताल के बेड पर खुली। मैं उठने की कोशिश करने लगा। तभी एक परछाई झुककर मुझे सहारा देने लगी और बैठने में मदद की। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। मैंने ऊपर देखा। वह शेन शुयाओ थी। इस समय उनका चेहरा बेहद थका हुआ और मुरझाया हुआ लग रहा था। जिस आदमी ने तुम्हें टक्कर मारी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। मेरे डैड ने खुद इसकी जांच अपने हाथ में ले ली है। जल्द ही नतीजा सामने आ जाएगा। और यह भी देखो, वह एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी। तारीख देखकर हिसाब लगाया तो वह ठीक उसी रात की थी जब हम दोनों नशे में बहक गए थे। यानी शेन शुयाओ के पेट में पल रहा बच्चा मेरा ही था। मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूं। अब हम तलाक नहीं ले सकते। तुमने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही, शायद उनमें कुछ सच्चाई भी थी, लेकिन तुमने कहा कि हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। तुम खुद को बहुत कम आंकते हो और मुझे बहुत ज्यादा। आधे महीने बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शेन परिवार के पुराने घर में पूरे परिवार ने खुद लंच तैयार किया था। छोटी निंगनिंग नैनी के साथ बैठकर कार्टून देख रही थी। तभी शेन के डैड ने मुझे और शेन शुयाओ को स्टडी रूम में बुला लिया। कार एक्सीडेंट की जांच पूरी हो गई है। वह कोई साधारण हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर यह सब करवाया था। उस आदमी से तुम पहले भी मिल चुके हो। वही आदमी जिसे तुमने पिछली बार हमारे लिविंग रूम में पीटा था। यानी शेन शुयाओ के एक्स बॉयफ्रेंड ने किसी को पैसे देकर मेरी कार से टक्कर मरवाई थी। हरामी गंदे खेल खेलता है। और सुनो,
इस बार उसका लौटना न तो शुयाओ के लिए था और न ही तुम्हारे लिए। उसका असली निशाना निंगनिंग थी। उसे ल्यूकेमिया है। बीमारी काफ़ी गंभीर है। उसे अभी तक मैच होने वाला बोन मैरो डोनर नहीं मिला। हाल ही में उसे निंगनिंग के बारे में पता चला और फिर यह सब शुरू हुआ। लेकिन चिंता मत करो, ये बूढ़ा अभी जिंदा है। मैं सब संभाल लूंगा। तुम दोनों बस आराम से अपनी जिंदगी जियो। क्या? उसका निशाना नन्ही बच्ची थी। अच्छा हरामजादे, पिछली बार दादाजी की लात शायद कम जोर से लगी थी, तभी तू बच गया। शादी के समय जो एग्रीमेंट तुम दोनों ने साइन किया था उसे और कितने दिन घसीटोगे? डैड, आपको सब पता था। मैं बूढ़ा हूं, मरा नहीं हूं। शेन ग्रुप की नींव मैंने रखी है। अगर मैं सच में कुछ करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? जरा सोचो, तुम दोनों के तलाक दोनों तलाक वाले दिन निंगनिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो तक कैसे पहुंच गई थी। शियाओ हाओ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में झिझक है। तुम शेन परिवार के सहारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहते। तुम शुयाओ के साथ बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहते। लेकिन शादी और बिजनेस पार्टनरशिप एक जैसी चीजें नहीं होती। आजकल लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने की काबिलियत ही सबसे बड़ी काबिलियत है, जबकि किसी की जिंदगी को खुशहाल और सुकून भरी बनाना भी एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है। और यही हुनर तुम्हारे पास है जो शुयाओ में नहीं है। तुम दोनों 4 साल से साथ रह रहे हो। क्या तुम्हें यह कभी महसूस नहीं हुआ? शेन के डैड की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शेन शुयाओ खूबसूरती, बुद्धिमानी, काम करने की क्षमता और पारिवारिक हैसियत हर मामले में बेहतरीन थी। लेकिन प्यार, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी के मामलों में वह बेहद मासूम और अनाड़ी थी। नहीं तो पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड के धोखे का शिकार नहीं होती और फिर मेरे जैसे गरीब लड़के से हर रोज छेड़ी भी नहीं जाती। यही तो कहते हैं बदमाश लड़का स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को ले उड़ा। मैं और साफ शब्दों में कहता हूं, शियाओ हाओ, शेन परिवार को तुमसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि तुम शुयाओ और बच्चों के साथ एक शांत, स्थिर और खुशहाल जिंदगी जियो। इसलिए शियाओ हाओ, यहीं रुक जाओ। ये सब सुनने के बाद मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे फैसला लेना होगा। ठीक है, मैं शुयाओ और बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी भी कर लो। बच्चा इतना बड़ा हो गया और अब तक ढंग से शादी भी नहीं हुई। ये कैसी बात हुई? 1 महीने बाद शेन परिवार के पुराने घर के खुले बैंक्वेट लॉन में एक भव्य शादी का आयोजन किया गया। इस शादी के मुख्य किरदार मैं और शेन शुयाओ थे। स्टेज पर खड़ा मैं अपनी दुल्हन की तरफ देख रहा था और कुछ पल के लिए खो सा गया। इस समय शेन शुयाओ ने वही सफेद वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी, बिल्कुल 4 साल पहले वाली। मेरा दिल तरह तरह की भावनाओं से भर गया। ऐसी वाइफ मिलना शायद कोई घाटे का सौदा नहीं था। बस एक ही अफसोस रह गया, वह 10 मिलियन का आखिरी पेमेंट। लगता है अब वह मुझे कभी मिलने वाला नहीं था।